बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेटरी फैक्टर की थ्योरेटिकल बेसिस के हवाले से तीसरी वीडियो के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आई एम होप कि आप लोगों ने पहली दो वीडियोस ध्यान से देख ली होंगी, सुन ली होंगी और आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आज हम इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो पर आते हैं और फर्दर कुछ चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप SPS एनालिसिस जो है वो रन करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास आपने ऑप्शन देना होता है सरपासिंग फैक्टर लोडिंग का ना, तो वो कम से कम 0.3 जो है उससे मतलब आपने फ़िट करना होता है वहाँ पे। बाज़ स्टडीज़ जो हैं वो 0.4 को कंसिडर करती हैं, बाज़ 0.5 को, लेकिन 0.4 तक जो है वो स्टेबल हो जाता है आपका फैक्टर ना। तो वो जब आने वाली अगली वीडियोस में मैं आपको बाकायदा ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर भी सारा रन करके दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकली हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि सरपासिंग फैक्टर लोडिंग जो है वो लेस दैन 0.30 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0.4 से जो फैक्टर है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जब आप EFA के ज़रिए अपने फैक्टर्स जो हैं वो कर लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम वैलिडेशन प्रोसेस कहते हैं। ये बेसिकली आप का जो प्रोसेस है EFA का, जिसके ज़रिए आप फैक्टर्स को मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ 0.70 से जब ग्रेटर होती जाती हैं लोडिंग वैल्यू, तो ये सारा प्रोसेस वैलिडेशन प्रोसेस कहलाता है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ अपने सैंपल को एनालाइज करना चाह रहे हो फिर क्या प्रोसीजर होगा, अगर आप एक नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हो फिर क्या प्रोसीजर होगा। इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है कि आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स ज़रूर रन करके देख लेनी है कि आपकी कोरिलेशन जो है वो क्या बता रही है, वेदर दे आर कोरिलेटेड, द फैक्टर्स आर कोरिलेटेड और नॉट। अच्छा, उसके बाद एक जर्नल क्राइटेरिया आपने याद रखना है। एक ये टेबल बनाएगा वेरिएंस का, उसमें जो जर्नल रूल है वो ये कि जो आपका रिटेन्ड फैक्टर का जो क्यूमुलेटिव स्कोर होगा वो 50% कम से कम होना चाहिए रिटेन्ड फैक्टर का। यानी जब आप फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो जितने कंपोनेंट आपका SPSS फाइनलाइज करता है उनका क्यूमुलेटिव जो स्कोर है वो कम से कम 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम है, योर फैक्टर जो हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ फैक्टर्स रिमूव करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 50% से ज़्यादा है तो इट्स मीन यू आर ऑन द सेफ साइड, ठीक है। उसके बाद आपने सैम्पल साइज़ की एडिकेसी चेक करनी होती है, स्पेशली जो स्मॉल सैम्पल साइज़ होते हैं, जैसे कि 100 का सैम्पल साइज़ है या 200 का, तो उसको ख़ास तौर पर चेक करना होता है। अगर 300 या 350 से ऊपर आपका सैम्पल साइज़ है तो यू आर ऑन द सेफ जोन, ठीक है। और इसके अलावा मल्टी कोलिनियरिटी का इशू भी चेक करना होता है। अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स में मल्टी कोलिनियरिटी शो हो रही है, मींस आपका जो कोरिलेशन है वो 0.8 से ग्रेटर है और सिग्निफिकेंट भी है, तो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। तो दिस इशू शुड बी टाइमली रिजॉल्व्ड। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि EFA अप्लाई करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि बाईवेरिएट कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो लाजमी रन कर लें। एक्सेल पे भी रन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो है आप SPSS पे भी रन कर सकते हैं। एक्सेल पे ये ज़रा रन करना आसान होता है। अगर कोरिलेशन बिटवीन एनी पेयर जो है वो ज़्यादा आ रहा हो और हाईली सिग्निफिकेंट भी हो तो ये मल्टी कोलिनियरिटी होती है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि कम से कम ऐसे पेयर्स जिनमें हाई कोरिलेशन पाया जाता है उसमें से एक एक फैक्टर जो है उस पेयर में से वो आपने रिमूव करना होता है।
ठीक है, जिससे आपकी फैक्टर रिडक्शन का जो पहला स्टेप है वो यही है कि जिन फैक्टर्स के पेयर्स के दरमियान हाई कोरिलेशन पाया जाता हो, 0.80 से ग्रेटर हो और सिग्निफिकेंट भी हो, उन पेयर्स में से एक एक फैक्टर जो है वो आप रिमूव कर दें। तो ये पहला स्टेप है। जब आप ये काम कर लें और दोबारा से रिग्रेशन रन करके देखें, अगर हाई कोरिलेशन नहीं पाई जाती, उसके बाद हमने अप्रोप्रिएट मेथड और रोटेशन अप्लाई करनी होती है। जो बेटर सोल्यूशन होता है वो ये कि आप वेरी मैक्स से स्टार्ट करें अगर हाई कोरिलेशन ख़त्म हो गई है। तो अगर हाई कोरिलेशन स्टिल मौजूद है और मज़ीद फैक्टर आप इस तरीके के ज़रिए रिमूव नहीं करना चाह रहे, तो आप फिर जो है वो सेकंड अप्रोप्रिएट मेथड की तरफ आएंगे, जिसको हम ओब्लीक रोटेशन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर, जब आप एनालिसिस रन करते हैं तो कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी एक्सट्रैक्टेड कॉमनैलिटी वैल्यू जो है वो 0.2 से कम है, उसको आप रिमूव कर दें, ठीक है, और एनालिसिस दोबारा से रन कर लें, ठीक है। इसी तरह 0.30 से भी कम जो है वो माइनस की जा सकती है, रिमूव की जा सकती है, ठीक है, अगर रिज़ल्ट बेटर ना आ रहे हों। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप फैक्टर फाइनल कर रहे होते हैं तो कम से कम एक कंपोनेंट में कम से कम 3 आइटम होना ज़रूरी हैं। स्पेशली जब ये कंपोनेंट फाइनलाइज होते हैं तो कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें एक फैक्टर आ रहा होता है या 2 आ रहे होते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 आइटम लाजमी एक कंपोनेंट में आनी चाहिए, और फैक्टर लोडिंग उनकी 0.4 से ग्रेटर होनी चाहिए और क्रॉस लोडिंग कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इंश्योर करके आप एक दफ़ा फिर सारा प्रोसीजर रन कर सकते हैं। उसके बाद ये कि अगर फैक्टर लोडिंग 0.3 से कम है तो भी आप उस स्पेसिफिक फैक्टर को रिमूव कर दें जिसकी फैक्टर लोडिंग 0.3 से कम है। 0.40 से कम वाली भी की जा सकती है। बाज़ स्टडीज़ कहती हैं कि फैक्टर लोडिंग जो है वो 0.70 अगर हो तो वो बेटर कंसिडर की जाती है। तो एज़ पर द केस अगर आपकी नंबर ऑफ़ आइटम बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कोशिश करें कि 0.70 वाला क्राइटेरिया मीट करें, लेकिन अगर फैक्टर्स बहुत कम है और ज़्यादा रिमूव नहीं किए जा सकते तो कम से कम 0.30 वाली जो फैक्टर हैं वो कंसिडर करो और उससे कम वालों को रिमूव कर दो और एनालिसिस को दोबारा रन कर लो। इसी तरह अगर क्रॉस लोडिंग आपकी 75% से कम है तो वो भी रिमूव कर दो, क्योंकि वो लो क्रॉस लोडिंग में आता है, तो रिमूव करके एनालिसिस को रन कर दो। उसके बाद जब एक दफ़ा सारा प्रोसीजर स्टेबलाइज हो जाए, आपके फैक्टर स्टेबलाइज हो जाए, मींस जो फैक्टर लोडिंग है वो 0.70 तक पहुंच जाए, कम्युनैलिटीज़ वैल्यू जो है 0.40 या इससे ग्रेटर हो जाए, ठीक है, आपकी KM वैल्यू 0.50 से ऊपर हो, बार्लेट टेस्ट आपका सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, तो इसको हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजेशन करने के बाद आपने एवरेज और विद इन बिटवीन फैक्टर कोरिलेशन ये रन करनी होती है। इसके लिए आपने क्या करना है कि जनाब सबसे पहले टू ऑब्टेन फैक्टर यूज़ PCA विद आइडेंटिफाइड आइटम्स एंड सेव द रिग्रेशन स्कोर। जब आइटम सारी स्टेबलाइज हो जाएं उसके बाद आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रन करना होता है, और जो आपके फैक्टर फाइनलाइज हो जाएं इस प्रोसीजर के ज़रिए उनको आइडेंटिफाई करके कहीं पर लिस्ट डाउन कर लें। If there is not an acceptable difference between within and between factor average correlation, try an oblique rotation instead. अगर विद इन कोरिलेशन और बिटवीन कोरिलेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क ना आ रहा हो तो फिर आपने ओब्लीक रोटेशन अप्लाई करनी होती है फर्दर एनालिसिस के लिए। उसके बाद 8वां स्टेप है, प्रोवाइड द एवरेज विद इन फैक्टर कोरिलेशन is now higher than the average factor correlation, a number of final checks should be made. अगर ऐसा हो जाए कि एवरेज विद इन फैक्टर कोरिलेशन ये हायर आ जाए, मतलब ये ज़्यादा आ जाए एवरेज बिटवीन फैक्टर कोरिलेशन से, ठीक है, तो मंदरजा झेल आप लोगों ने स्टेप अप्लाई करने होते हैं।
इन स्टेप्स की डिटेल जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।